हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल। सो बेटा, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और उसके बाद हमने डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट डिस्कस किया था ऑन द कंसंट्रेशन, जिसमें आप लोगों ने डिस्कस किया रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। नाउ बेटा, इन टुडेज लेक्चर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ऑफ रेट कांस्टेंट। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंसीडर एक जनरल रिएक्शन आपने कर ली। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन A give rise to products. Now, the rate law expression for this reaction, rate law expression for this reaction can be given as rate that is equal to dx by dt, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, which is equal to k into a raised to n, where बेटा n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर बेटू? n is the order of reaction and this is the rate law expression। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। ओके बेटा, नाउ यही से आगे चलेंगे फॉर यूनिट डिटरमिनेशन के लिए, यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए। क्या लिखेंगे? सो यहां से ये क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में मींस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और रेट इज इक्वल टू dx by dt, इट इज इक्वल टू k into concentration raised to power n, लिख सकते हो इस तरह से। और क्या बन जाएगा, और हम यही टर्म लेकर चलेंगे इतनी सी, और k इज इक्वल टू dx ओवर dt इंटू ये 1 ओवर कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर n। ठीक है बेटा, और K इक्वल टू ये dx क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन होती है, मतलब अगेन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ओवर dt मींस चेंज इन टाइम, पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ टाइम, दैट इज टाइम, इनटू 1 ओवर कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर n। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? So therefore K will equal to ये कंसंट्रेशन n ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन रेज़ टू माइनस n। ठीक है, कंसंट्रेशन 1 माइनस n लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 है और नीचे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस n। बेस सेम, पावर्स जब डिवीजन में होती है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो क्योंकि ये डिवीजन में था ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा। हम लिख देंगे कंसंट्रेशन 1 माइनस n ओवर टाइम। ठीक, क्लियर है बेटू? और अब कंसंट्रेशन किसके इक्वल? मोलर कंसंट्रेशन। मान लीजिए मोलर कंसंट्रेशन आप ले रहे हो तो वो किसके इक्वल होती है? मोल पर लीटर के इक्वल। क्या होती है? यहां लिख सकते हो एज मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स
यूनिट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन लिखोगे एज यूनिट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन क्या होते हैं? मोल लीटर इनवर्स मींस मोल पर लीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या बन जाएगा? therefore K is equal to mole per liter raised to power 1 minus n time inverse लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि टाइम ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इफ टाइम इज इन सेकेंड्स स्मॉल एस देन के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मोल पर लीटर 1 minus n second inverse। ठीक है बेटू, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n here, n क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n in this equation you will get the units of rate constant k for different types of order of reactions। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हो? यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो बेटू। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू जीरो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जब ऑर्डर जीरो है तो n इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? तो देयरफॉर यूनिट्स ऑफ k क्या आ जाएंगे? इट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 मींस मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर बेटू? जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट k दैट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब आपको अगर मान लीजिए ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इनको, वहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको बोला जाएगा प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने किस तरह से प्रेडिक्ट करनी है? फ्रॉम द यूनिट्स। और यूनिट्स के लिए आपने ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस n पर सेकंड। ठीक है बेटू? तो उसको आप लोगों ने पर सेकंड या पर मिनट जो भी आपका टाइम वहां पे जो यूनिट्स में होगा उसी को लेकर चलना है, तो वो आ जाएगा। मैग्नीट्यूड डज नॉट मैटर। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको गिवन है इंक्लूडिंग यूनिट्स, तो आपने मैग्नीट्यूड नहीं देखना, आपने क्या देखना है? यूनिट्स देखने हैं बेटा। यूनिट्स को कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ और वहां से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बन जाएगा? n is equal to क्या हो जाएगा? 1। so therefore क्या बन गया? n is equal to 1 पुट करेंगे यहाँ पे, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 पर सेकंड। तो दिस इंप्लाइज क्या बन गया? 1 माइनस 1 क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 0 पर सेकंड। और एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होती है बेटा? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो मतलब ये पूरी टर्म 1 होगी। यूनिट्स क्या बचे? दिस इंप्लाइज पर सेकंड। यूनिट्स क्या आगे? पर सेकंड आगे। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए आगे फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए n क्या हो जाएगा? 2। n becomes equal to 2। वैल्यू पुट करो तो k is equal to क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकंड। ठीक, अब 1 माइनस 2 क्या होता है? -1। मोल पर लीटर
पर लीटर -1 पर सेकेंड, और पहले में इसको नीचे ले आएंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और क्या बन गया ये मोल इनवर्स, लीटर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, ये बन जाएंगे फॉर किसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। इसी तरह से आप लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए इसी तरह से आप लोग फाइंड आउट करते जाओगे, ठीक है बेटो। और इन केस ऑफ गैस फेज रिएक्शंस के केस में ये तो हो गया लिक्विड फेज में, सॉल्यूशन फेज रिएक्शन तो हो गई ये आपकी। गैस फेज रिएक्शन के केस में यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर गैस फेज रिएक्शंस गैस फेज रिएक्शंस में आपके पास K आ जाएगा, K इज इक्वल टू एक तो वो आ गया 1/T आ गया, ठीक है, दैट इज टाइम। मतलब आप शुरू से चल पड़ो, बीच में से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी तो आप सीधा चल पड़ो। क्या था dx by dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लगे, क्या लेंगे प्रेशर कंडीशंस लेंगे। अब क्या लेंगे प्रेशर कंडीशन, तो K इनटू पार्शियल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर n, ये बनेगा ना, ये बन जाएगा आपके पास। तो इस केस में K इज इक्वल टू क्या बन गया, क्योंकि dx by dt है तो ये भी यहाँ पे dx में चेंज इन प्रेशर एटमॉस्फेयर ले लेंगे, पहले लिख ही लेते हैं dx over dt into 1 over atmosphere raised to power n, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा dx by dt एटमॉस्फेयर ओवर टाइम into 1 over atmosphere raised to power n, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो K इज इक्वल टू क्या बन गया एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। इसके साथ ये बन जाएगी गैस फेज रिएक्शंस के लिए। अब n की वैल्यू पुट करते जाना है, यहाँ पे यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर टाइम सेकंड में है और n के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। सो देयरफॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बन जाएगा n इज इक्वल टू 0, सो K इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर 1 माइनस 0 टाइम सेकंड्स, सेकंड इनवर्स, if time is in seconds, तो ये बन जाएगा दैट इज K एनीथिंग रेज़ टू पावर ये आ गया एटमॉस्फेयर पर सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए। सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस n इज इक्वल टू 1, K की वैल्यू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 दैट इज पर सेकंड। ये फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर n इज इक्वल टू 2 फॉर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर n इक्वल टू 2 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे, तो K इज इक्वल टू क्या बन गया एटमॉस्फेयर 1 माइनस 2 टाइम सेकंड सेकंड आवर्स, और क्या बन जाएगा K इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मतलब -1 एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
So in this way you can determine the units of rate constant for different order reactions. Different order reactions के लिए इस तरह से आप रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को इवेलुएट कर सकते हो. नाउ अब जो आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, जैसे ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है बेटा. ये सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है. ये कहता है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट. A reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of reaction affected? How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant, if the concentration of the reactant, concentration of the reactant is reduced to half, is reduced to half. What is the unit of rate constant for such a reaction? What is the units of rate constant for such a reaction? ये है ये सीबीएसई 2011 एग्जाम्स में आया हुआ है. बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है बेटा. अब देखो है क्या है. कहता रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट. मतलब मान लीजिए रिएक्टेंट लेट द रिएक्शन बी ए गिव राइज टू प्रोडक्ट्स. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू क्या सेकंड ऑर्डर. दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या रहेगा. रेट लॉ एक्सप्रेशन विल इक्वल टू k into a raised to 2 सेकंड ऑर्डर के. क्लियर बेटा. सेकंड ऑर्डर के लिए ये आ गया हो जाएगा. नाउ अब वो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ. मान लीजिए लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए जो थी दैट विल बी इक्वल टू ए मोल पर लीटर थी. ए मोल पर लीटर या एक्स वगैरह कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड. नाउ if the concentration of reactant is reduced to half, if the concentration of the reactant reduced to half, then जो A है वो क्या बन जाएगी A/2 मोल पर लीटर. ठीक है. A/2 हो जाएगी. और इस केस में क्या है. दिस इंप्लाइज ये dx/dt इज इक्वल टू k a स्क्वायर है बेटा. ये k a स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब चलेंगे आगे. क्या बन जाएगा. नाउ so therefore इसके बाद आगे चलेंगे. therefore dx/dt it is equal to k into
अब ए थी पहले, अब क्या आ जाएगी a/2 होगी वो a/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब आप लोग कर लीजिए यहां से। इसको जब इलेबोरेट करेंगे तो dx/dt will equal to k into a square over 4, ये बन जाएगा। 4 इस साइड आ जाएगा, this implies 4 into dx/dt is equal to k into a square। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर दो, मोल पर लीटर की वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पे। तो 4 इंटू इसकी क्या है कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर ओवर टाइम इज इक्वल टू k इंटू मोल पर लीटर स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा ये। Therefore ये k इज इक्वल टू बन जाएगा 4 इंटू मोल पर लीटर ओवर टाइम इंटू मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा। दिस इंप्लाइज k will equal to 4 ये क्या बन गया यहाँ पे, इसको स्क्वायर करना कर दो, नहीं तो एज भी रहने दो, 2 ही रहने दो, यहाँ पे इसको स्क्वायर ही रहने दो, इजी सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो 1 - 2 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू मोल पर लीटर 1 - 2 इंटू टाइम इनवर्स, और इट इज इक्वल टू 4 मोल पर लीटर -1 आ गया, -1 मतलब मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, ये बन जाएगा। ये आ गई आपके पास। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर हाफ हो जाती है तो अभी आपने देखा वहां पे dx/dt किसके इक्वल था 1/2 हो गया, मतलब रेट भी हाफ हो जाएगा उस केस में। रेट क्या हो जाएगा, हाफ। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच अ रिएक्शन, तो यूनिट से आ जाएंगे। इफ टाइम इज इन सेकंड तो बन जाएगा 4 पर मोल लीटर पर सेकंड। इस तरह से ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है बेटू जो आया हुआ है। ठीक है जी, कर लोगे इस तरह से होना। जो सेकंड पार्ट में वो यहां से हमने जो लिखा था ना dx/dt इज इक्वल टू k इंटू a/2, ठीक है। तो 1 बाय, जब आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 आ जाता है वहां पे। यहाँ पे डिस्कस किया था ना हमने dx/dt इज इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन को क्या किया आपने, हाफ कर दिया। ठीक है, तो हाफ कर दिया तो आपके पास क्या बना था, यही बना था a/2 का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये 1/4 k a स्क्वायर। तो रेट कितना हो गया, 1/4 हो जाता है। रेट बिकम्स 1/4। ये 4 है ना, जब बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, इट बिकम्स 1/4। अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इज दैट क्लियर बेटा। reduces to 1/4 एंड जो यूनिट्स आएंगे दैट विल बी लीटर पर मोल पर टाइम। टाइम अगर सेकंड्स में है तो पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से
एक और क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये भी पेपर में आई हुई है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये तो चलो हमने कर ही लिया। यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपने यूनिट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो इस तरह से ये 1 और 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पेपर पेपर में, ठीक है, यूनिट से रिलेटेड। ठीक, जैसे ये वाले क्वेश्चन में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स नहीं फाइंड आउट करने, यहाँ पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। इफ द कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ, तो अगर कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है बाय 1/4, और यूनिट्स सेकंड ऑर्डर यूनिट्स तो ऑलमोस्ट वही रहते हैं, यूनिट्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जब हमें ऑर्डर गिवन है तो। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटू, इनको अच्छी तरह से कर लेना है। अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेने। इन टेक्स्ट में भी 1-2 होंगे और एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, तो वो उनको आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। ये छोटा सा टॉपिक था आपका, इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है। इसके बाद इसी से मिलते जुलते एक टॉपिक है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपने कर सकते हो, क्योंकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी कंसीडर डिस्कस कर लिया और रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने देख ली है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो उसमें एक डिस्टिंक्शन कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ये आपने 4 पॉइंट्स देने हैं इसमें डिफरेंस के। एक तो यूनिट्स का आ जाएगा, सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की। 2 पॉइंट हो गए, 2 आपने और दे देने हैं, वो पिछले वीडियोस तो ध्यान से देखना, लास्ट वीडियो को, वहीं से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। क्लियर बेटू? इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट जो है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। टॉपिक है छोटा सा, molecularity of a reaction. Molecularity of a reaction means to say the number of molecules, reacting molecules present in the reaction. तो इसमें ध्यान देना, what is molecularity of a reaction? Molecularity simply means number of molecules, number of reacting species, number of molecules of the reactants that react together to form the products. That is known as molecularity of रिएक्शन। ठीक है बेटा, मॉलिक्युलरिटी याद रखना है, हम लोग सिंपल रिएक्शंस के लिए ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, that react together to form the products. Simplest definition, या फिर आप लिख सकते हो the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result in a chemical reaction. जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। Simple definition वैसे तो वही है, the number of species that reacts together to form the products in a chemical reaction, that is known as molecularity of a reaction. Molecularity of a reaction for simple reactions के लिए, जो यूनि स्टेप रिएक्शंस होती हैं, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, वो एग्जैक्टली वही होते हैं एज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल रिएक्शंस के केस में डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, O2F2 give rise to O2 plus F2। ये एक सिंपल रिएक्शन है, सिंपल मींस यूनि स्टेप रिएक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या बन गई? इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, यूनिमॉलिक्यूलर reactions. This type of reactions are known as unimolecular, where only one species react to form the products.
डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाती है। इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन ले लो। हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन। ये तो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी क्या आ गई, फिजिकल टू 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं यहां पे। इस तरह से ये मॉलिक्यूलरिटी फॉर सिंपल रिएक्शन, एंड इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन ओनली फॉर सिंपल रिएक्शंस, ओनली फॉर सिंपल रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज the number of species that participate in a particular chemical reaction gets changed during the course of the reaction। क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेप नाम जहां पे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, हम इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते किसको, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। सो आप ये भी कह सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हैज सिग्निफिकेंट only in case of simple reactions and not in case of complex reactions। ठीक है बेटा, हो जाएगा। so this is about the molecularity of a reaction। और यहां से आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क में, ठीक है, अदर बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और सीबीएसई में भी एक आध बार आया हुआ है, इजी सा क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। Differentiate between order of reaction and molecularity of a reaction। Clear बेटू, अपने order of reaction और molecularity of a reaction में differentiation करनी है, ठीक है। वही 4 पॉइंट्स के आसपास आप लोगों ने करना है, ये 4 पॉइंट्स के आसपास आप लोगों ने लिख देने हैं ये। क्लियर बेटा, हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल कंसेप्ट्स, ठीक है। नाउ अब हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। ये उसी टॉपिक के अंदर फॉल करता है, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। और इसमें हम लोग करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ you have to cover all these topics thoroughly, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है साइड बाय साइड उनको प्रैक्टिसाइज कीजिए, ठीक। और अभी भी जिनका प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी काफी बच्चे हैं जो मतलब मुझे असाइनमेंट पहुंची नहीं अभी तक आप लोगों की। सो बेटा दिस इज नॉट गुड। लास्ट संडे का मैंने बोला हुआ था, अब तो कमिंग संडे भी आने वाला है 1 दिन बाद, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो बेटा इतने ज्यादा लीनिएंट नहीं बनते कि अगर आपको ये काम दिया गया है और आप लोग उसको टाइमली कर ही नहीं रहे हो, चलो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गए, दैट्स ओके, चलता है, ठीक है। संडे को नहीं सबमिट कर सकते थे, मंडे को कर दीजिए, ट्यूसडे तक कर दो, वेडनेसडे तक कर दो, छोड़ो। अब आपके पास पूरा वीक आप ले रहे हो, अब नेक्स्ट संडे आने वाला है, ठीक है। तो अब इतने दिनों में भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो इट मींस टू से आप स्टडी नहीं कर रहे हो बेटा, फिर आप वीडियोस को ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हो। तो बेटा दिस इज नॉट गुड फॉर यू पीपल, ठीक। वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, ठीक है, फॉर योर स्टडी। आप लोगों के लिए हम ये चीज कर रहे हैं ताकि आप लोगों का ये जो टाइम टेबल चल रहा है, ये जो ऑफ चल रही है, आपको एक लिंक करके रखा जाए आपकी स्टडी के साथ, ठीक है, ताकि आप इंटरेक्ट रहो। लेकिन अगर आप लोगों ने ये ठान ही लिया है कि हमने करना नहीं है, जो आप जो मर्जी कर लो, तो बेटा इसका रिजल्ट जो है दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल। सिर्फ वही बच्चे अच्छे से कर पाएंगे इन टॉपिक्स को जो साइड बाय साइड रेगुलरली वीडियोस को एनालाइज कर रहे हैं, नोट्स साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहे हैं और असाइनमेंट्स भी साइड बाय साइड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का ये एक पोर्शन खत्म हो गया, इसके 2 पोर्शन है और, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में वो भी एक और खत्म हो जाएगा, उसके बाद लास्ट टॉपिक मतलब 2-3 वीडियोस बनेंगे, 2-3 लेक्चर्स बनेंगे, 2 या 3 लेक्चर्स लगा के चलो, मतलब अपकमिंग मंडे वेडनेसडे तक आप लेकर चलो कि इस चैप्टर की असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आपकी अभी तक पिछली नहीं हो पा रही है तो फिर ये कैसे करोगे, आप कैसे टाई अप करोगे सिलेबस को आप लोग? आगे आपके पास इतना टाइम भी नहीं है बेटा, ठीक है। ऑलरेडी मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल भी हाफ खत्म हो जाएगा 15 तक, तब तक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को मैंने सेंड कर ही दिया हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंगली 2020-21 में चैप्टर्स ऐड कर दिया गया है, एक और चैप्टर ऐड कर दिया गया है और बीच में से टॉपिक्स भी ऐड किए हुए हैं। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पहले टॉपिक नहीं थे वो अब इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं वहां पे, मतलब सिलेबस अब लेंथी हो गया और ज्यादा, समझ लो। पहले हमने सिर्फ 15 यूनिट्स करने थे, अब 16 यूनिट्स करने हैं। एक यूनिट कंप्लीट इंक्रीज कर गया बेटू आपका, सॉलिड स्टेट यूनिट दोबारा से आ गया है। जो अदर बोर्ड्स के केस में था ना, मैं वीडियोस में बोलता होता था कि एक टॉपिक कम है सीबीएसई में, एक चैप्टर नहीं है, लेकिन अब आ गया है वो। अब ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं ये 4th चैप्टर ही है आपका, ये 3rd नहीं है, पहले था। लेकिन 1 अप्रैल को जो उन्होंने सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है, अपलोड किया हुआ है cbse.nic.in पे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली +2 केमिस्ट्री में अब 16 यूनिट्स हैं, ठीक है। और इन बिटवीन यूनिट में भी जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में भी वहां पे कुछ पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो पहले नहीं था, लास्ट ईयर नहीं था, जो अब इस साल आया हुआ, मतलब सिलेबस बिकम्स लेंथी। एंड आफ्टर दीज डेज ये जो ऑफ चल रहे हैं कर्फ्यू वगैरह की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो ऑफ चल रहा है, इसके बाद वाला जो जब हम स्कूल में वापस मिलेंगे तो बेटा इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर दिस सिलेबस। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल एट दैट स्टेज that we cover that particular syllabus before starting the next। तो ये सिलेबस दोबारा नहीं होने वाला है, ठीक है। इनिशियली तो नहीं होगा, जो आपको वीडियो लेक्चर सेंड किए जा रहे हैं ये दोबारा डिस्कस नहीं होगा क्लास में। तो कोशिश करो कि केयरफुल हो जाओ और रेगुलरली वीडियोस को एनालाइज करो, वॉच करो इनको और साइड बाय साइड नोट्स प्रिपेयर करते रहो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक आप स्कूल में आओगे, जब तक हमारे स्कूल लगेंगे, तब तक हम 2 या 3 यूनिट्स इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, ठीक बेटू। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्ट्रिक्ट एडवाइस है दैट बी रेगुलर इन स्टडीज, ठीक बेटा, ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।